यह रोमांचक कहानी प्राइड रॉक के उस ऐतिहासिक दिन से शुरू होती है जब पूरे जंगल के जानवर वहां एकत्र होते हैं। सभी सिम्बा लायन किंग का संदेश सुनने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिम्बा सबको खुशखबरी देता है कि जल्द ही उसके दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है। इसके बाद वह अपनी रानी नाला के पास चला जाता है क्योंकि अब बच्चे के जन्म का समय बहुत करीब आ चुका होता है। लेकिन सिम्बा के जाने के बाद उसकी बेटी कियारा की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वह यह जिम्मेदारी अपने सबसे अच्छे दोस्तों टिमोन और पुम्बा को दे देता है। जैसे ही सिम्बा वहां से जाता है, टिमोन और पुम्बा कियारा को स्कार की हार की कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन इस बार वे कहानी में थोड़ा मसाला डाल देते हैं। वे दावा करते हैं कि स्कार को हराने वाले असली हीरो वही दोनों थे। कियारा उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। उसका ध्यान तो आसमान में गिरते काले बादलों पर होता है और वह आने वाले तूफान को लेकर घबराने लगती है। उसी समय वहां रफीकी आता है। वह समझदार बंदर जो राजा के इलाके के एक विशाल पेड़ पर रहता है। वह कियारा का डर समझ जाता है और उसे प्यार से समझाता है कि जब उसके पापा सिम्बा और दादाजी मुफासा उसकी उम्र के थे तब उन्हें भी डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपने डर का सामना किया और आगे चलकर बहादुर शेर बने। अपनी बात साबित करने के लिए रफीकी कियारा को उसके दादाजी मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है। कई साल पहले जब मुफासा बहुत छोटा था तब वह अपने माता पिता मेयो और आइया के साथ रहता था। तीनों मालेले नाम की एक रहस्यमयी जगह की तलाश में निकलने वाले थे। उस जगह के बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन वे वहां इसलिए जाना चाहते थे ताकि अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सकें, क्योंकि जिस जमीन पर वे रह रहे थे वहां लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सूखी धरती पर पानी गिरते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। छोटा मुंह फांसा भी खुशी खुशी बांध के पास पानी में खेलने और तैरने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वही बारिश एक भयानक बाढ़ में बदल जाती है। तेज पानी पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। मुफासा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की तेज लहरें उसे बहाकर दूर ले जाने लगती हैं। अपने बेटे को मुसीबत में देखकर उसके माता पिता बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेयो किसी तरह मुफासा तक पहुंच जाता है और पूरी ताकत से उसे बांध की चट्टानों की तरफ उछाल देता है। अब छोटे मुफासा को बस एक आखिरी छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचना होता है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाने वाला होता है, तेज पानी का बहाव मुफासा को अपनी चपेट में ले लेता है। तभी एक विशाल हाथी बहते हुए डैम से टकरा जाता है। इस जोरदार टक्कर से मुफासा फिर से नदी में गिर जाता है और तेज धारा उसे बहुत दूर तक बहा कर ले जाती है। तब उसके पास बचने के लिए सिर्फ एक पेड़ का तना होता है, जिसे पकड़कर वह किसी तरह अपनी जान बचाए रखता है। कई दिनों तक पानी में बहते रहने के बाद आखिरकार वह एक शांत झील तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक दूसरे शेर के बच्चे से होती है जिसका नाम टाका होता है। टाका तुरंत उसे चेतावनी देता है कि इस झील में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ये सुनते ही मुंह फांसा पूरी ताकत लगाकर किनारे की तरफ तैरने लगता है। जैसे ही वह एक छोटी सी चट्टान के पास पहुंचता है, छलांग लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। टाका भी उसकी मदद के लिए अपने पंजे आगे बढ़ाता है, लेकिन वह अभी इतना ताकतवर नहीं होता कि अकेले उसे बाहर खींच सके। उधर मगरमच्छ धीरे धीरे मुफासा के और करीब आने लगते हैं। तभी अचानक टाका की माँ ऐशे वहां पहुंच जाती है। वह बिना देर किए मगरमच्छों पर हमला करती है और उन्हें भगा देती है। इस तरह मुफासा की जान बच जाती है। बाद में ऐशे अपने बेटे को डांटती है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, लेकिन टाका मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने यह सब अपने नए दोस्त मुफासा की जान बचाने के लिए किया। ऐशे जानती थी कि उसके पति और राजा ओबासी को बाहरी शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी जब उसे पता चलता है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ चुका है और बिल्कुल अकेला है, तो वह उसे अपने साथ राज्य में ले जाने का फैसला करती है। कुछ देर बाद वे सभी शैडो ट्री पहुंचते हैं। वहां राजा ओबासी मुफासा को देखते ही भड़क उठता है। वह साफ कह देता है कि उसके राज्य में किसी बाहरी शेर के लिए कोई जगह नहीं है। तभी ऐशे एक शर्त रखती है। वह कहती है कि टाका और मुफासा के बीच एक दौड़ होगी। दोनों को सफेद पेड़ तक जाकर वापस लौटना होगा। अगर टाका जीत गया तो ओबासी जो चाहे फैसला ले सकता है, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे राज्य में रहने दिया जाएगा और शेरनियां उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगी। ओबासी को पूरा भरोसा होता है कि उसका बेटा ही जीतेगा, इसलिए वह यह शर्त मान लेता है। दौड़ शुरू होती है। शुरुआत में टाका आगे निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुफासा उसे पीछे छोड़ देता है और तेजी से सफेद पेड़ तक पहुंच जाता है। वापसी के समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और टाका फिर से आगे निकल जाता है। आखिर में जब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर रह जाती है, तब टाका रुक जाता है। वह मुफासा की तरफ देखकर कहता है कि उसे हमेशा से एक भाई चाहिए था, इसीलिए वह जानबूझकर पीछे हट जाता है और मुफासा को जीतने देता है। ये देखकर ओबासी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा जो भविष्य का राजा बनने वाला है, एक अनजान शेर से हार गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐशे को अपने
बेटे पर गर्व होता है। उसे खुशी होती है कि टाका ने दया और दोस्ती को चुना। इसके बाद मुफसा राज्य में रहने लगता है। धीरे धीरे टाका और मुफसा की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों सगे भाइयों की तरह हर समय साथ रहते हैं, खेलते हैं और नए नए रोमांच करते रहते हैं। समय बीतता है और दोनों बड़े होकर जवान शेर बन जाते हैं। लेकिन उनकी यह बढ़ती हुई नजदीकी ओबासी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह मुफासा को शेरनियों के बीच भेज देता है और टाका को अलग बुलाकर समझाता है कि एक असली राजा को कैसे रहना चाहिए। इतना ही नहीं, वह टाका के मन में जर भी भरने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एक दिन यही गोद लिया हुआ भाई उसे धोखा देगा और उसका पूरा राज्य छीन लेगा। लेकिन टाका अपने पिता की इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि मुफासा कभी भी उसका राज्य छीनने की कोशिश नहीं करेगा। उसके लिए मुफासा एक भाई जैसा है। टाका को अपने पिता का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ओबासी अपनी ताकत और राजा होने का रुतबा सिर्फ अपनी ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल करता है। उधर एशे मुफसा को एक बेहतरीन शिकारी बनने की ट्रेनिंग देने लगती है। वह उसे सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अपनी आंखों, कानों और सूंघने की ताकत का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। मुफासा बहुत जल्दी हर चीज सीख जाता है। वह शिकार के पैरों के निशान तक पहचान लेता है, जिसे देखकर ऐशे भी हैरान रह जाती है। ऐशे उससे कहती है कि अगर वह अपनी इस काबिलियत पर भरोसा करना सीख जाए तो एक दिन वह अपने असली माता पिता तक भी पहुंच सकता है। लेकिन मुफासा को लगता है कि उसके माता पिता अब कभी नहीं मिलेंगे, इसीलिए वह अपनी किस्मत मान चुका होता है और बिना किसी ताज या राजा बनने के सपने के एक साधारण शेर की तरह जिंदगी जीना चाहता है। अगले दिन ऐशे और मुफासा जंगल में शिकार करने निकलते हैं। वहीं टाका भी चुपके चुपके उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे सफेद शेरों के इलाके में पहुंच चुके हैं। उसी समय सफेद शेर एक बड़े एंटीलोप के झुंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वे घुसपैठियों को देखते हैं, सफेद शेर सीधे ऐशे पर टूट पड़ते हैं। अपनी माँ को खतरे में देखकर मुफासा बिना डरे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दूर खड़ा टाका भी माँ की मदद के लिए भागता है, लेकिन तभी एक भागता हुआ एंटीलोप उससे टकरा जाता है। वह बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। इधर ऐशे लड़ते लड़ते मुफासा को सिखाती रहती है कि दुश्मन के हमले से कैसे बचना है और सही समय पर पलटवार कैसे करना है। लेकिन लड़ाई के दौरान एक सफेद शेर ऐशे को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी मुफासा पूरी ताकत से उस शेर पर झपटता है और उसे पास पड़े पेड़ के तने की तरफ धक्का दे देता है। जोरदार टक्कर लगते ही सफेद शेर बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने साथी को मरता देखकर दूसरा सफेद शेर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद मुफासा ऐशे को सुरक्षित वापस शैडो ट्री ले आता है। जब ओबासी पूरी बात सुनता है तो वह पहली बार मुफासा का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने उसकी रानी की जान बचाई थी। लेकिन टाका पूरे समय चुप रहता है। उसे इस बात की शर्म आती है कि डर की वजह से वह अपनी माँ की मदद नहीं कर पाया। उधर जो सफेद शेर भाग निकला था वह अपने ठिकाने पर पहुंचता है और अपने सरदार किरोस को सारी घटना बता देता है। वह कहता है कि एक जवान शेर ने उनके झुंड के एक सदस्य को मार डाला और वह कोई साधारण शेर नहीं बल्कि इसका अपना बेटा था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही किरोस गुस्से से पागल हो जाता है। वह उन शेरनियों को भी सजा देने का आदेश देता है जो उसके बेटे की रक्षा नहीं कर सकी। इसके बाद किरोस कसम खाता है कि वह इस मौत का बदला जरूर लेगा। वह अपने पूरे सफेद शेरों के झुंड को इकट्ठा करता है और ओबासी के राज्य पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। इसी दौरान ओबासी टाका को अकेले बुलाकर उस लड़ाई के बारे में पूछता है। टाका सच सच मान लेता है कि वह डर गया था और इसलिए लड़ाई से भाग गया। टाका चाहता था कि वह सबके सामने सच बता दे, लेकिन ओबासी उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर लोगों को यह पता चल गया कि भविष्य का राजा डर कर भाग गया था तो उसकी इज्जत और गद्दी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। ओबासी और टाका की बात अभी चल ही रही होती है कि तभी राज्य का एक स्काउट दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वह घबराकर बताता है कि बाहरी शेरों का झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। खतरे को समझते ही ओबासी फैसला करता है कि किसी भी हाल में टाका की जान बचनी चाहिए। वह टाका को आदेश देता है कि वह तुरंत मुफासा के साथ यहाँ से निकल जाए। दूसरी तरफ ओबासी और ऐशे खुद वहीं रुककर सफेद शेरों का सामना करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह ऐशे भारी मन से दोनों बच्चों को अलविदा कहती है। जाते जाते वह मुफासा से कहती है कि उसे अपने असली माता पिता का सपना जरूर पूरा करना चाहिए और हर हाल में मां लेले की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद मुफासा और टाका अपने पालक माता पिता को पीछे छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। कुछ घंटों बाद किरोस अपने पूरे झुंड के साथ ओबासी के राज्य में पहुंच जाता है। जल्द ही सबको पता चल जाता है कि किरोस सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ओबासी से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक भी है। बिना ज्यादा मुश्किल के वह पूरे राज्य पर कब्जा कर लेता है। किरोस जानता था कि ओबासी और ऐशे कभी उसके सामने सिर नहीं झुकाएंगे, इसलिए वह दोनों को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद उसका अगला निशाना मुफासा और टाका बन जाते हैं। उधर दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए लगातार भाग रहे होते हैं। भागते भागते वे उसी झील तक पहुंच जाते हैं। टाका कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो पानी पार करना ही होगा, लेकिन मुफासा अब भी बच
बचपन की उस भयानक बाढ़ को नहीं भूला था। पानी देखते ही उसके मन में डर लौट आता है और वह नदी पार करने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इसी देरी का फायदा उठाकर किरोस और उसकी शेरनियां उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती हैं। मुफासा अपने भाई को बचाने के लिए खुद आगे आता है। वह किरोस से कहता है कि उसके बेटे की मौत के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है, इसीलिए टाका को छोड़ दिया जाए। लेकिन किरोस के सिर पर बदले का जुनून सवार होता है। वह साफ कह देता है कि जब तक दोनों भाई नहीं मरेंगे उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। इसके बाद दोनों भाइयों के पीछे फिर से मौत की दौड़ शुरू हो जाती है। मुफासा और टाका चट्टानों पर छलांग लगाते हुए किसी तरह नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वे एक विशाल झरने के किनारे फंस जाते हैं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। मुफासा हिम्मत जुटाकर किरोस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किरोस की ताकत उसके मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। तभी अचानक टाका पीछे से किस पर झपट पड़ता है। जोरदार टक्कर में दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे झरने से नीचे गिर पड़ते हैं। तेज बहाव में बहते हुए मुफासा और टाका किसी तरह एक पेड़ के तने को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी दो विशाल मगरमच्छ उनका पीछा करने लगते हैं। तभी तेज पानी के दबाव से वह तन्ना टूट जाता है और दोनों भाई फिर से पानी में बहते हुए झील के दूसरे किनारे जा पहुंचते हैं। शाम होने तक दोनों किसी तरह सूखी जमीन पर निकल आते हैं, लेकिन उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें छिप कर देखने वाली एक शेरनी है जिसका नाम शराबी है। शराबी बताती है कि वह दूसरे राज्य की राजकुमारी है, लेकिन दुश्मनों के हमले की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके साथ जाजू भी होता है जो एक समझदार हॉर्नबिल पक्षी है और उसका साथी वह सलाहकार है। शराबी को देखते ही टाका उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वह उसे अपने साथ माले की यात्रा पर चलने का न्योता देता है, लेकिन शराबी साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि उसे पहले अपने बिछड़े हुए परिवार और अपने राज्य के बाकी शेरों को ढूंढना है। उधर मुफासा सबके लिए खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपनी तेज सूंघने की ताकत और शिकार वाली समझ का इस्तेमाल करता है। तभी उसे दूर कहीं बंदरों की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वह एक विशाल पेड़ तक पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक युवा मैंड्रिल बंदर रफी से होती है। उस समय बाकी बंदर उसके अजीब बर्ताव की वजह से उसे अपने झुंड से निकाल रहे होते हैं, लेकिन रफी इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होता। वह कहता है कि अब उसे अपने भाई की तलाश में निकलना ही था, इसलिए उसका जाना तय था। थोड़ी देर बाद रफी की मुलाकात मुफासा, टाका और शराबी से होती है। मुफासा उसे देखकर पहले थोड़ा सतर्क हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन रफी बिना डरे अपनी राह चलता रहता है। वह बताता है कि वह माल ले जा रहा है। यह सुनकर मुफासा हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता है। रफी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सपने में अपने भाई को वहीं देखा था। उसे पूरा यकीन है कि उसका भाई उसी जगह पर उसका इंतजार कर रहा है। फिर वह मजाक में कहता है कि अगर शेर उसे खाएंगे नहीं तो वह उन्हें भी मान लेने का रास्ता दिखा देगा। शुरुआत में किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए सब उसके साथ चलने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन सफर करते करते वे एक बहुत बड़ी खाई के सामने पहुंच जाते हैं। उसे पार करना आसान नहीं होता। रफी कहता है कि लंबा रास्ता लेकर घूमकर चलना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन मुफासा अपनी दत्तक माँ एशे की सीख याद करता है। वह जमीन पर बने पैरों के निशान देखकर समझ जाता है किस ओर उसके शेर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, इसलिए वह छोटा और तेज रास्ता चुनने का फैसला करता है। शराबी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब मुफासा उसे सिखाता है कि अगर वह अपनी इंद्रियों पर भरोसा करे, हवा की दिशा महसूस करें और जमीन के हल्के कंपन को समझे तो उसे भी खतरे का पहले ही पता चल जाएगा। जब शराबी ऐसा करती है तो उसे सचमुच एहसास हो जाता है कि दुश्मन उनके बेहद करीब है। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि मुफासा की समझ कमाल की है। सफर के दौरान टाका धीरे धीरे शराबी को पसंद करने लगता है। वह मुफासा से पूछता है कि आखिर वह उससे कैसे बात करें। मुफासा हंसते हुए उसे सलाह देता है कि वह शराबी से उसके राज्य, वहाँ के फूलों और उनकी खुशबू की बात करें, क्योंकि ऐसी बातें उसे अपने घर की याद दिलाएंगी। टाका हिम्मत जुटाकर शराबी से बात करने ही वाला होता है कि तभी अचानक हीरोस और उसका झुंड सामने आते ही सभी अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों से छलांग लगा देते हैं। भागते भागते वे घाटी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां हाथियों का एक विशाल झुंड गुजर रहा होता है। मुफासा कहता है कि अगर किसी तरह हाथियों की मदद मिल जाए तो वे बच सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, शराबी एक खतरनाक प्लान बना लेती है। वह फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां लटका मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता नीचे गिरा देती है। गुस्साई मधुमक्खियां पूरे हाथियों के झुंड पर टूट पड़ती हैं। डर कर सभी हाथी बेकाबू होकर दौड़ने लगते हैं। शराबी का प्लान पूरी तरह काम कर जाता है। हाथियों के पैरों तले किसकी कई शेरनियां कुचल जाती हैं और उनका पूरा हमला बिखर जाता है, लेकिन इस दौरान शराबी का संतुलन बिगड़ जाता है। वह पेड़ से नीचे गिर पड़ती है और एक हाथी का पैर उसके बेहद करीब आ जाता है। जोरदार टक्कर से वह बेहोश हो जाती है। उसे मुसीबत में देखकर टाका उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे अपनी माँ के साथ हुआ था वैसे ही इस बार भी डर उस पर हावी
हो जाता है। वह घबराकर चट्टानों के पीछे छिप जाता है। मुफासा यह सब देख लेता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए शराबी के पास पहुंचता है और उसे खींचकर जमीन में बने एक गड्ढे में छिपा देता है। फिर कहता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद हाथियों का झुंड वहां से निकल जाता है। अपने झुंड का इतना नुकसान देखकर किरोस भी फिलहाल पीछा छोड़ने का फैसला करता है। अच्छी बात यह होती है कि इस भगदड़ में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता। रफीकी भी किसी तरह एक पेड़ की टहनी पकड़कर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह टहनी टूट जाती है और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। जमीन पर गिरने के बाद वह उस टूटी हुई टहनी को उठाकर देखता है। उसे लगता है कि यह तो बिल्कुल एक लाठी जैसी है, इसीलिए वह उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। यही लाठी आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाली होती है। इसके बाद रफी अपने मंत्रों और जड़ी बूटियों की मदद से शराबी को होश में लाता है। होश आते ही शराबी सबसे पहला सवाल पूछती है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, मुफासा तुरंत बोल पड़ता है कि उसे टाका ने बचाया था। वह जानता था कि टाका शराबी को पसंद करता है, इसलिए वह चाहता था कि उसका भाई उसकी नजरों में हीरो बन जाए। टाका भी चुपचाप यह बात मान लेता है और बाद में अकेले में मुफासा का शुक्रिया अदा करता है। हालांकि शराबी को कहीं न कहीं महसूस हो जाता है कि पूरी सच्चाई कुछ और है। इसके बाद सभी फिर से माले की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। मुफासा समझ जाता है कि अगर उनके पैरों के निशान रह गए तो किरोस उन्हें आसानी से ढूंढ निकालेगा। इसलिए वह झांझू से कहता है कि वह अपने पंखों से पहाड़ों की बर्फ उड़ाकर रास्ते पर गिरा दे ताकि उनके सभी निशान मिट जाएं। जहाजू पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके वह उड़ान भरता है और अपने पंखों की मदद से इतनी बर्फ गिरा देता है कि पूरा रास्ता सफेद चादर से ढक जाता है। जब किरोस और उसकी शेरनियां वहां पहुंचती हैं तो उन्हें कोई पैरों का निशान नहीं मिलता। वे पूरी तरह भटक जाते हैं और आगे का रास्ता खो बैठते हैं। झांझू के साथ साथ शराबी भी मुफासा की तारीफ करती है। वह प्यार भरी मुस्कान के साथ उसकी समझदारी की शाबाशी देती है, लेकिन यह सब देखकर टाका के मन में जलन होने लगती है। रात होते ही मुफासा सबके लिए खाना ढूंढने निकलता है। तभी शराबी उसे रोक लेती है। वह कहती है कि उसे सच पता चल चुका है, उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी। शराबी बताती है कि जब वह बेहोश थी तब उसने मुफासा की आवाज सुनी थी। वहीं उसे हिम्मत दे रहा था और बार बार कह रहा था कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। मुफासा पहले तो अपने भाई की खातिर सच छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके दिल में भी शराबी के लिए प्यार है तो वह सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर शराबी भी अपने दिल की बात कह देती है। वह साफ बता देती है कि वह भी मुफासा से प्यार करने लगी है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक पहाड़ की चोटी पर साथ बैठकर खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि दूर खड़ा टाका यह सब देख रहा है। अपने भाई और शराबी को साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि मुफासा ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली है। गुस्से में टाका वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वह एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ता है। किस्मत अच्छी होती है कि नीचे जमी मोटी बर्फ उसकी जान बचा लेती है। उठने के बाद टाका को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहां किरोस अपनी शेरनियों के साथ मौजूद है। किरोस उसे देखते ही हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टाका उसे रोक देता है और एक सौदा करने की बात कहता है। वह किरोस से कहता है कि उसके बेटे की मौत के लिए सिर्फ मुफासा जिम्मेदार है और अब वह भी उससे बदला लेना चाहता है। टाका वादा करता है कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वह किरोस को मुफासा तक पहुंचा देगा। इतना ही नहीं, वह उसे माले का रास्ता भी दिखा देगा। किरोस को यह सौदा पसंद आ जाता है। वह टाका की बात मान लेता है और टाका भी उसे अपना नया राजा मानने का फैसला कर लेता है। इसके बाद टाका वापस अपने साथियों के पास लौट आता है। मुफासा अपने भाई को शराबी के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टाका उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता। वह बस इतना कहता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। चुपके से वह रास्ते में एक बड़े पत्थर पर निशान बना देता है ताकि आसानी से उनका पीछा कर सके। लंबे और मुश्किल सफर के बाद आखिरकार सभी आखिरी पहाड़ भी पार कर लेते हैं। उनके सामने अब माले होता है, एक बेहद खूबसूरत जगह जहाँ चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और जिंदगी से भरा हुआ शानदार जंगल दिखाई देता है। इतनी लंबी यात्रा के बाद मंजिल पर पहुंचकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। सबसे ज्यादा खुश रफीकी होता है। उसे वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है और वह तुरंत पहचान जाता है कि यही वही पेड़ है जिसे उसने सालों पहले अपने सपनों में देखा था। रफीकी खुशी से भर जाता है कि उसका सपना सच निकला। तभी मुफासा उससे पूछता है, लेकिन तुम्हारा वह भाई कहाँ है जिसे ढूंढने के लिए तुम यहाँ तक आए थे? रफीकी मुस्कुराकर कहता है कि उसके सपने में दिखने वाला भाई कोई और नहीं बल्कि खुद मुफासा था। वह बताता है कि किस्मत हमेशा से चाहती थी कि वे दोनों इसी नई धरती पर मिले और यहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। रफीकी की बात सुनकर मुफासा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि सभी अपनी मंजिल तक पहुंचने की खुशी मना पाते, तभी जिराफों का एक झुंड भागता हुआ वहां आता है। वे घबराकर बताते हैं कि किरोस और उसके सफेद शेर माल लेले तक पहुंच चुके हैं।
मुफासा उन्हें भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पूरा यकीन होता है कि रास्ते में आने वाले सभी रास्ते टूट चुके हैं, इसीलिए दुश्मन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है। किरोस अपने पूरे झुंड के साथ माले में आ धमकता है। वह जोर से ऐलान करता है कि आज से मालेले का नया राजा वहीं होगा। फिर वह वहाँ मौजूद सभी जानवरों को आदेश देता है कि वे तुरंत मुफासा को उसके हवाले कर दें। लेकिन मुफासा झुकने वालों में से नहीं था। वह रफीकी से कहता है कि जितने भी जानवर यहाँ रहते हैं सबको इकट्ठा करो, अब लड़ने का समय आ गया है। सराबी भी बिना डरे उसका साथ देने के लिए आगे आ जाती है। इसके बाद मुफासा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की तरफ बढ़ता है, जहाँ किरोस उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि टाका किरोस के साथ खड़ा है। टाका खुद मान लेता है कि उसी ने अपने भाई के साथ धोखा किया है। मुफासा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी टाका गुस्से में कहता है कि मुफासा ने उससे उसकी जिंदगी की हर खुशी छीन ली, पहले उसके माता पिता का प्यार, फिर उसका राज्य और अब शराबी भी। वह कहता है कि आज मुफासा को उसके हर काम की सजा मिलेगी। इतना सुनते ही किरोस अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मुफासा पर टूट पड़ता है। मुफासा समझ जाता है कि सीधे मुकाबले में किरोस को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए वह लड़ने के बजाय उसे पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाने लगता है। पीछा करते करते किरोस पूरी ताकत से उस पर छलांग लगाता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में मुफासा उसे जोरदार धक्का दे देता है। किरोस अपना संतुलन खो देता है और नीचे बने गहरे पानी के तालाब में जा गिरता है। कुछ देर के लिए किरोस बेहोश हो जाता है। मुफासा इस मौके का फायदा उठाता है और वहाँ मौजूद सभी जानवरों से उसकी मदद करने की अपील करता है। लेकिन कई जानवर कहते हैं कि यह लड़ाई तो सिर्फ शेरों के बीच है, इसमें उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। तब मुफासा उन्हें समझाता है कि किरोस सिर्फ शेरों का दुश्मन नहीं है। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल वह हर जानवर की आजादी छीन लेगा। वह कहता है कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, चाहे वह किसी भी जाति या झुंड का हो, इस धरती पर रहने वाला हर जीव जीवन चक्र का हिस्सा है और जब पूरे जीवन चक्र पर खतरा हो तो उसकी रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है। मुफासा की यह बात सभी जानवरों के दिल को छू जाती है। अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। सभी जानवर एकजुट होकर मुफासा का साथ देने का फैसला करते हैं और सफेद शेरों को अपनी धरती से भगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर किरोज भी दोबारा मैदान में लौट आता है। उसे अब भी पूरा भरोसा होता है कि जीत उसी की होगी। वह घमंड से कहता है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ वहाँ मेरा राज्य होगा। लेकिन इस बार मुफासा उसके सामने बिना डरे खड़ा हो जाता है। वह पूरी ताकत से किरोस पर हमला कर देता है। हालांकि बीच में किरोस की शेरनियां आ जाती हैं और अपने राजा की रक्षा करते हुए मुफासा को धक्का देकर एक गहरे गड्ढे में गिरा देती हैं। जोरदार गिरावट से मुफासा कुछ पल के लिए चकरा जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और गुफा के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसी दौरान किरोस अचानक उसके सामने आ जाता है। बिना कोई मौका दिए वह मुफासा पर जोरदार छलांग लगाता है। जमीन पर गिरते ही मुफासा तुरंत पलटवार करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन किरोस ताकत में उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। मुफासा पूरी जान लगा देता है, फिर भी अकेले उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी गुफा के अंदर से टांका बाहर आता है। वह देखता है किस अब बस एक ही वार में मुफासा को खत्म करने वाला है। उसी पल उसके मन में अपने भाई के साथ बिताए बचपन के सारे खूबसूरत पल घूमने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही किरोस आखिरी हमला करने के लिए पंजा उठाता है, टाका बीच में कूद पड़ता है और मुफासा की जान बचा लेता है। लेकिन इस दौरान किरोस का पंजा सीधे टाका के चेहरे पर लगता है और उसकी दाईं आंख के ऊपर हमेशा के लिए गहरा जख्म बन जाता है। यही निशान आगे चलकर उसे स्कार के नाम से पहचान दिलाता है। टाका दर्द सहते हुए फिरोज से कहता है कि अब वह मुफासा को छोड़ दे, लेकिन फिरोज किसी की बात सुनने वाला नहीं था। उसके सिर पर बदले का जुनून सवार था, इसलिए वह दोनों भाइयों को एक साथ मारने के लिए उन पर टूट पड़ता है। गुफा के अंदर भयानक लड़ाई जारी रहती है। उधर बाहर रप्पी की पूरी श्रद्धा से धरती और प्रकृति से प्रार्थना करता है कि वे मुफासा की मदद करें। अचानक पूरी माले की धरती जोर जोर से कांपने लगती है। एक भयंकर भूकंप आता है और गुफा का बड़ा हिस्सा ढह जाता है। टूटती हुई चट्टानों में से एक विशाल चट्टान ऐसी खड़ी हो जाती है जो आगे चलकर प्राइड रॉक के नाम से मशहूर होती है। गुफा टूटने के साथ ही मुफासा, टाका और किरोस तीनों नीचे पानी से भरे गहरे हिस्से में जा गिरते हैं। टाका किसी तरह किनारे को पकड़ लेता है, लेकिन मुफासा और किरोस पानी के अंदर भी लड़ाई जारी रखते हैं। उसी समय मुफासा को ऐशे की सिखाई हुई बात याद आती है। वह घबराने के बजाय अपनी इंद्रियों पर भरोसा करता है। उसे महसूस होता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली है। ठीक उसी समय किरोस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मुफासा सही मौके पर उसे जोरदार धक्का दे देता है। अगले ही पल विशाल चट्टान किरोस के ऊपर आ
आ गिरती है और वह उसी के नीचे दबकर हमेशा के लिए मर जाता है। इस तरह सफेद शेरों के आतंक का अंत हो जाता है। लड़ाई जीतने के बाद मुफासा तैर कर पानी की सतह तक पहुंचता है, लेकिन लगातार लड़ाई और सांस की कमी की वजह से उसकी ताकत जवाब देने लगती है। तभी टाका आगे बढ़ता है और अपने पंजों से उसे पकड़कर पानी से बाहर खींच लेता है। कुछ ही देर बाद सराबी भी वहां पहुंच जाती है और दोनों की मदद करती है, लेकिन टाका बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। अपने किए हुए धोखे का बोझ अभी भी उसके दिल पर था। इसके बाद सराबी मुफासा को माँ लेले के सभी जानवरों के सामने लेकर जाती है। सभी जानवर खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं और उसे अपना नया राजा घोषित कर देते हैं, लेकिन मुफासा यह सम्मान लेने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उसकी रगों में शाही खून नहीं बहता, इसीलिए वह इस गद्दी का हकदार नहीं है। तभी रफी मुस्कुराकर कहता है कि एक राजा की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। वह समझाता है कि अपनी बहादुरी, ईमानदारी और सबकी रक्षा करके मुफासा ने खुद को इस सम्मान के लायक बना लिया है। रफीकी की बात सुनकर मुफासा आखिरकार माँ लेले का नया राजा बनना स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी खुशियाँ यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात अपनी असली माँ आइया से होती है। मुफासा भावुक हो जाता है। उसे पता चलता है कि बांट के बाद उसकी माँ किसी तरह बच गई थी और इतने सालों से उसी की तलाश कर रही थी। हालांकि अपने पिता में को खोने का दुख उसके दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन अपनी माँ को दोबारा गले लगाकर उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं। इसके बाद मुफासा टाका से मिलने जाता है। टाका अपने किए हुए हर गुनाह के लिए दिल से माफी मांगता है। वह कहता है कि अगर हो सके तो उसे माँ लेले में रहने की इजाजत दे दी जाए। मुफासा अपने भाई को माफ तो कर देता है और उसे राज्य में रहने की अनुमति भी दे देता है, लेकिन वह साफ कहता है कि टाका के धोखे को वह कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए आज के बाद वह उसे अपने भाई के नाम टाका से नहीं बुलाएगा। यह सुनकर टाका खुद ही अपने लिए एक नया नाम चुनता है। कार्व कहता है कि उसके चेहरे पर बना यह जख्म उसे हमेशा उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाता रहेगा, इसलिए अब से यही उसका नया नाम होगा। इसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी राह चुन लेते हैं। उधर मुफासा अपनी माँ आइया और शराबी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अब वह पूरी जिम्मेदारी के साथ माँ लेले का राजा बनता है और एक सच्चे लायन किंग के रूप में अपने राज्य का नेतृत्व संभाल लेता है। यहीं पर अतीत की कहानी खत्म होती है और हम वापस वर्तमान में लौट आते हैं। रफी की पूरी कहानी सुनकर कियारा बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी होता है कि वह अपने दादाजी मुफासा से कभी मिल नहीं पाई। रफी की प्यार से मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह कभी अपने दादाजी को महसूस करना चाहे तो बस रात के आसमान में चमकते तारों की तरफ देख लेना, क्योंकि जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वे हमेशा तारों के बीच से अपने अपनों पर नजर रखते हैं। ये सुनकर कियारा दौड़ते हुए प्राइड रॉक की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है। वह आसमान की तरफ देखकर जोरदार दहाड़ लगाती है, मानो अपने दादाजी को पुकार रही हो। अचानक बादलों के बीच मुफासा की एक विशाल आकृति दिखाई देती है। मुफासा भी उसी तरह दहाड़ता है जैसे वह अपनी पोती का जवाब दे रहा हो, लेकिन कुछ ही पल बाद वह छवि बादलों के साथ धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसके बाद आसमान साफ हो जाता है और सूरज की रोशनी फिर से पूरे प्राइड रॉक पर फैल जाती है। तभी कियारा दूर से अपने माता पिता सिम्बा और नाला को वापस लौटते हुए देखती है। वह खुशी खुशी उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। सिम्बा और नाला उसे उसके नन्हे भाई से मिलवाते हैं। अपने छोटे भाई को देखकर कियारा मुस्कुराती है और मन ही मन फैसला करती है कि एक दिन वह भी उसे अपने दादाजी मुफासा की यही प्रेरणादायक कहानी सुनाएगी।